ठीक है, हो गई तो यहाँ दिखेगा मुझे टाइम। ठीक है, स्टार्ट हो गई, चल रही ना ये। ठीक है, आज हम इससे पहले वाली क्लास में तो हमने क्वेश्चन सोल्व करे थे, ठीक है ना। और मैंने आप लोगों को बताया था कि अब हमने नर युग्मक मतलब परागकण और मादा युग्मक मतलब अंड कोशिका का निर्माण कंप्लीट पढ़ लिया है, ठीक है। अब हमें निषेचन की क्रिया करानी है, तो उसके पहले हमारे पास मतलब हम परागकण को कहाँ पहुंचाए, अंड कोशिका पर पहुंचाना है हमें। तो अंड कोशिका के पास जाएगा परागकण, तो उसके पहले कौन सी क्रिया होती है, तो उसके पहले क्रिया होगी परागण की। कौन सी क्रिया होगी, परागण की क्रिया होगी, ठीक है। तो आज हम कौन सा टॉपिक पढ़ने वाले हैं, परागण की क्रिया किसे कहते हैं, ठीक है। थोड़ा लंबा टॉपिक है लेकिन सिंपल टॉपिक है, बहुत ही ज्यादा सिंपल, कोई दिक्कत नहीं आएगी, ठीक है। अब देखते हैं हम सारे टॉपिक को अच्छे से। अब ध्यान से देखो भाई, ये आप लोगों के लिए मैंने क्या बनाया था, पहले बहुत बार बना चुका हूं मैं इसको। ये है हमारे पास पुंकेसर, ठीक है। और ये हमारे पास क्या है, स्त्री केसर, ठीक है। ये तो पुंकेसर है और ये क्या है, स्त्री केसर है, ठीक है। तो पुंकेसर के परागकण तो यहां बनेंगे परागकण, ये क्या बनेंगे, यहां परागकण बनेंगे, ठीक है। परागकण ये रहे, बाहर निकाल लेते हैं, ये रहा परागकण। तो पुंकेसर के परागकण, या डायरेक्ट हम बोल सकते हैं, मतलब और लंबा बोले तो पुंकेसर के पराग कोश, ये पराग कोश है, पराग कोश। पुंकेसर के पराग कोश से परागकण मुक्त होकर किसी भी माध्यम के द्वारा, किसी भी माध्यम के द्वारा स्त्री केसर के वृत्तिकाग्र पर पहुंच जाता है। ये यहां पहुंच गया, यहां से उड़कर यहां पहुंच गया, ठीक है। तो किसी भी माध्यम के द्वारा स्त्री केसर के वृत्तिकाग्र पर पहुंच जाता है, तो इस क्रिया को हम क्या बोलते हैं, परागण कहते हैं। अब किसी भी माध्यम के द्वारा, कौन से माध्यम हो सकते हैं, वायु के द्वारा जा सकता है, जल के द्वारा जा सकता है, वायु के द्वारा, जल के द्वारा, या फिर कीट के द्वारा जा सकता है, या किसी जंतु के द्वारा जा सकता है, मनुष्य के द्वारा, जंतु सब इसमें आ गए, ठीक है। तो वायु, जल, कीट ये मुख्य रूप से है, तो इनके द्वारा ये उड़कर कहाँ जा सकता है, स्त्री केसर के वृत्तिकाग्र पर जाता है। तो इस क्रिया को हम क्या बोलते हैं, परागण की क्रिया कहते हैं। आ गई होगी बात समझ में, मैं लैंग्वेज लिखता हूं, ध्यान से देखना, ठीक है। पुंकेसर के पराग कोश से परागकण मुक्त होकर स्त्री केसर के वृत्तिकाग्र पर किसी भी माध्यम के द्वारा पहुंच जाता है, तो किसी भी माध्यम के द्वारा पहुंच जाता है तो उसे परागण कहते हैं। आगे बात समझ में, तो ये जो पुंकेसर का परागकोश से परागकण मुक्त होकर, तो ये पुंकेसर का परागकोश ये रहा, परागकोश से कौन मुक्त हुआ, परागकण मुक्त होकर स्त्री केसर का वृत्तिकाग्र ये रहा, स्त्री केसर के वृत्तिकाग्र पर किसी भी माध्यम के द्वारा, ये बहुत सारे माध्यम है,
इन माध्यमों के द्वारा वृत्तिकाग्र पर पहुंच जाता है। तो इस क्रिया को हम क्या बोलते हैं? इस क्रिया को हम परागण की क्रिया कहते हैं। आगे बात समझ में कोई दिक्कत नहीं है, बहुत सिंपल है। ठीक है, अब देखो ये परागकण, जैसे अब देखो ये क्या है, इस डंडे को आप लोग समझोगे पादप, और इस पादप पे ये क्या उगाया मैंने, इसको समझोगे पुष्प। ठीक है, इस पुष्प में ये लंबा वाला भाग, इसको समझोगे स्त्री केसर, और ये वाला भाग मैंने बनाया ये पान की पत्ती के जैसा, मतलब ये पत्ती जैसा ऊपर वाला भाग, इसको समझोगे आप लोग पुंकेसर। क्या समझोगे? इसको समझोगे पुंकेसर। ठीक है, अब तो कोई दिक्कत नहीं रहेगी, ऐसा डायग्राम बनाऊंगा तो। ये तो डंडा तो क्या बना दिया हमने, ये डंडा समझ लो पादप है, पादप पर क्या उग रहा है? पुष्प उग रहा है। ठीक है, और पुष्प के अंदर ये वाला भाग तो हो गया स्त्री केसर वाला भाग, और ये वाला भाग हो गया पुंकेसर वाला भाग। ठीक है, अब पुष्प के पादप पर उपस्थित होने की 3 कंडीशन हो सकती है, या परागण की 3 कंडीशन हो सकती है। वैसे मुख्य रूप से 2 ही हैं, एक में 2 प्रकार आते हैं। या तो क्या हो कि इस पुष्प के परागकण इसी के ऊपर गिर जाएं, या फिर इस पुष्प के परागकण इस पुष्प की वर्तिकाग्र पर गिर जाए। ठीक है, तो ये एक तो स्वयं पे गिर रहा है, किस पे गिर रहा है? स्वयं पर, और एक ये किस पे गिर रहा है? ये परागकण दूसरे पर। किस पे गिर रहा है? दूसरे पुष्प पर गिर रहा है। तो स्वयं पर गिर रहा है परागकण, इसलिए इसे हम क्या बोलते हैं? स्व परागण। ठीक है, ये परागकण दूसरे पे गिर रहा है, तो दूसरे को हम बोलते हैं पराया, मतलब पर परागण, दूसरे पर गिरना। ठीक है, तो मुख्य रूप से परागण कितने प्रकार के हो गए? मुख्य रूप से परागण की क्रिया 2 प्रकार की हो गई, तो स्व परागण हो गया और एक पर परागण हो गया। ठीक है, अब इसमें 2 कंडीशन आ जाती है। एक कंडीशन तो ये आप लोगों को बताए कि भाई इस पुष्प के परागकण इस पुष्प की वर्तिकाग्र पर गिर जाए, एक कंडीशन तो ये हो सकती है। या एक कंडीशन क्या हो सकती है? इस पुष्प के परागकण इस पुष्प की वर्तिकाग्र पर भी तो गिर सकते हैं। मतलब स्व परागण में 2 कंडीशन होगी, एक तो ये कि इस पुष्प के परागकण अपने ही पुष्प की वर्तिकाग्र पर गिरे, या फिर इस पुष्प के परागकण इस पादप के दूसरे पुष्प की वर्तिकाग्र पर गिरे। तो 2 कंडीशन हो गई, तो इसलिए जो स्व परागण है वो 2 प्रकार का हो सकता है। स्वक युग्मन, स्व परागण, और इसको बोलते हैं हम सजातीय स्व परागण। तो परागण की क्रिया कितने प्रकार की हो गई? परागण की क्रिया 2 प्रकार की हो गई, एक तो स्वयुग्मन, स्वक नहीं है, स्वयुग्मन स्वपरागण, और एक सजातीय स्वपरागण। तो 2 प्रकार का हो गया। अब हम इनको डिटेल्स में पढ़ेंगे, ये तो बहुत ज्यादा कचरा हो गया, अब थोड़ा साफ पढ़ते हैं। साफ से मतलब अच्छे से लिखते हैं आप। ठीक है, अब देखो परागण का मतलब क्या हो गया? परागण का मतलब समझ गया आप लोग। परागण का मतलब क्या है कि पुंकेसर के परागकोश से परागकण मुक्त होकर स्त्री केसर के वृत्तिकाग्र पर पहुंच जाए, तो इस क्रिया को हम क्या बोलते हैं? परागण की क्रिया कहते हैं। ठीक है, ये हो गया परागण। परागण कितने प्रकार का होता है? 2 प्रकार का। कौन सा परागण? एक तो स्व परागण, और एक दूसरा क्या है? पर परागण। स्वपरागण भी 2 प्रकार का होता है, स्व युग्मन, स्व परागण। दूसरा सजातीय स्व परागण। ठीक है, तो परागण 2 प्रकार का है, एक तो स्वपरागण और दूसरा पर परागण। स्वपरागण भी 2 प्रकार का हो गया, स्वयुग्मन, स्वपरागण,
और सजातीय स्वपरागण, तो हमें ये सब पढ़ने हैं। तो परागण की परिभाषा पढ़ी है अभी तक हमने, अब इन सबको वापस समझने की कोशिश करते हैं। वैसे सिंपल सा है, आ जाएगा समझ में, कोई दिक्कत नहीं होगी। पहला टॉपिक पढ़ रहे हैं हम, स्वपरागण। ठीक है, अब देखो, जब एक द्विलिंगी पुष्प, अब ये पादप है और ये पादप कैसा है, ये पादप भी द्विलिंगी है और पुष्प भी क्या है, द्विलिंगी है। ठीक है, ये पुष्प बना दिया हमने, ये क्या बना दिया हमने, पुष्प। और ये क्या भाग बनाया हमने, अब समझ गए होंगे आप लोग, स्त्री केसर। और ये क्या बनाया हमने, पुंकेसर। इसी प्रकार से ये स्त्री केसर और ये पुंकेसर। ठीक है, अभी हम क्या पढ़ रहे हैं, स्वपरागण की क्रिया पढ़ रहे हैं। ठीक है, तो स्वपरागण का मतलब क्या होता है, ध्यान से देखना आप लोग। स्वपरागण का मतलब है कि जब द्विलिंगी पुष्प बोलो या फिर हम बोलेंगे द्विलिंगी पादप। ठीक है, तो जब द्विलिंगी पुष्प या द्विलिंगी पादप के परागकण, ठीक है, द्विलिंगी पुष्प या द्विलिंगी पादप के क्या है, परागकण उसी पुष्प की वृत्तिकाग्र पर गिर जाते हैं। ये ठीक है, तो इस क्रिया को हम क्या बोलते हैं, स्वपरागण की क्रिया कहते हैं। मतलब ये एक पुष्प है और एक पुष्प, ये द्विलिंगी हो गया ना, द्विलिंगी का मतलब समझ गए ना आप लोग, कि ऐसा पुष्प जिसमें नर युग्मक और मादा युग्मक, ये नर युग्मक पुंकेसर, ये मादा युग्मक स्त्री केसर, तो नर युग्मक और मादा युग्मक दोनों एक ही पुष्प में हो तो उसे हम द्विलिंगी कहते हैं। या पादप की बात करें तो इस पादप में क्या हो, कि ऐसे पुष्प हो जो एक में तो नर युग्मक हो और एक में मादा युग्मक हो। तो जैसे सपोज करो यहां पर ये है, अब ये पुष्प तो एक लिंगी है क्योंकि इसमें मादा युग्मक नहीं है और इसमें नर युग्मक नहीं है, लेकिन ये पादप कैसा है, पादप तो द्विलिंगी है ना, क्योंकि इसमें नर युग्मक भी है और मादा युग्मक भी है। ठीक है, इसलिए हमने क्या कहा कि एक द्विलिंगी पादप, एक द्विलिंगी पादप, ये रहा द्विलिंगी पादप, और एक द्विलिंगी पुष्प, ये रहा द्विलिंगी पुष्प के परागकण उसी पुष्प की वृत्तिकाग्र पर या तो स्वयं के ऊपर ही गिर जाए या फिर क्या हो कि इस पादप के अन्य पुष्प की वर्तिकाग्र पर गिर जाए, यहां से यहां आ जाए। तो स्वयं के ऊपर ही गिर रहे हैं दोनों कंडीशन में, यहां पर क्या होंगे, ये यहां गिर जाएंगे। ठीक है, तो अब इसकी दोनों परिस्थितियां मैं कर देता हूं, एक परिस्थिति तो ये रही और एक स्थिति ये कर देते हैं। क्या हो, पादप दोनों में देखो एक ही है, ये पादप और ये वाला भी ये पादप। ठीक है, इसमें पुष्प क्या है, द्विलिंगी, इसमें पुष्प एक लिंगी है, लेकिन दोनों पादप क्या है, समान है। तो पुष्प के परागकण उसी पुष्प की वर्तिकाग्र पर गिर जाए, तो स्वयं के ऊपर ही गिर रहे हैं ना, तो स्वपरागण। या फिर एक पादप के पुष्प के परागकण उसी पादप के अन्य पुष्प, ये अन्य पुष्प है, दूसरा पुष्प, ये दूसरा पुष्प रहा, दूसरे पुष्प की वर्तिकाग्र पर गिर जाए, तो ये पादप तो एक ही है ना, तो स्वयं पर ही गिर रहा है, तो इसे हम क्या बोलते हैं, स्वपरागण की क्रिया कहते हैं। बोर्ड पर एक मिनट देखो,
तो ये बात आ गई होगी आप लोगों के समझ में। मैं परिभाषा लिखता हूँ, थोड़ा उसको ढंग से देखना, वैसे आ गई होगी ये समझ में, विशेष बात नहीं है ज़्यादा। ठीक है, जब एक द्विलिंगी पादप या द्विलिंगी पुष्प के परागकोश से परागकण मुक्त होकर उसी पुष्प की वृत्तिकाग्र पर पहुंच जाता है तो उसे स्वपरागण कहते हैं। आ गई बात समझ में आप लोगों के। जब एक द्विलिंगी पादप या द्विलिंगी पुष्प, ये द्विलिंगी पादप है, ये रहा पादप द्विलिंगी, और ये रहा पुष्प द्विलिंगी। वैसे ये इसी को मैंने दो भागों में बांट दिया। यहां देखो आप लोग क्या लिखा, जब एक द्विलिंगी पादप, द्विलिंगी पादप से मतलब समझ गए ना, जब एक पादप के अंदर नर युग्मक और मादा युग्मक दोनों हो तो उसे द्विलिंगी पादप कहते हैं। द्विलिंगी पुष्प का मतलब भी यही होता है कि जब एक पुष्प में नर युग्मक मादा युग्मक दोनों हो तो उसे द्विलिंगी पुष्प कहते हैं। तो द्विलिंगी पुष्प के परागकोश है, ये द्विलिंगी पुष्प का परागकोश ये रहा, से परागकण मुक्त होकर उसी पुष्प की वर्तिकाग्र, इसी पुष्प की वर्तिकाग्र पर पहुंच जाए तो इस क्रिया को हम क्या बोलते हैं, स्वपरागण की क्रिया कहते हैं। अब स्वपरागण दो प्रकार का होता है। कितने प्रकार का होता है, दो प्रकार का होता है। ठीक है, नंबर एक हमने क्या लिखा था, स्वयुग्मन, स्वपरागण। ठीक है, स्वयुग्मन का मतलब क्या होता है कि जब एक पादप के पुष्प, ये एक पादप है, ये एक पादप का पुष्प है, एक पादप के पुष्प के परागकण उसी पुष्प की वर्तिकाग्र पर गिर जाए। अभी इसके ऊपर ही गिर रहे हैं, दूसरे, ये दूसरे पर नहीं गिर रहे हैं, ये क्या है कि इसी के ऊपर गिर रहे हैं। अभी यहां नहीं बनाता हूं, यहां देखो, ये क्या है कि जब एक पादप के पुष्प के परागकण उसी पुष्प की वर्तिकाग्र पर गिर जाते हैं तो उसे हम क्या बोलते हैं, स्वयुग्मन कहते हैं। स्वयं के ऊपर ही गिर रहे हैं अब, तो उसे हम क्या बोलेंगे, स्वयुग्मन कहते हैं। ठीक है, देखो इधर, जब एक पादप के पुष्प, जब एक पादप के द्विलिंगी पुष्प के परागकण उसी पुष्प की वर्तिकाग्र पर पहुंच जाते हैं तो इसे स्वयुग्मन कहते हैं। ठीक है, आगे बात समझ में। अब दूसरा है इसमें सजातीय स्वपरागण। ठीक है, सजातीय स्वपरागण की क्रिया। ठीक है, ये जो स्वयुग्मन है ना, इसके एग्जाम्पल भी लिख लो, कौन से पादपों में ऐसा पाया जाएगा, ड्रोसेरा और जंकस, ये पादप के नाम है। ठीक है, आप कॉमन बहुत सारे पादप के नाम बोल सकते हैं, जो भी द्विलिंगी है ना उनके नाम बोल सकते हैं। ठीक है, लेकिन यहां पर तो आप लोगों को एग्जाम्पल अपने बुक के अनुसार लिखते हैं तो कोई दिक्कत है नहीं, दूसरे भी लिखोगे तो भी कोई दिक्कत नहीं है, अगर द्विलिंगी होना चाहिए। ठीक है, लेकिन इनको याद करोगे तो अच्छी बात है।
ये क्या हो जाता है? लाओ। पता नहीं कब से तो बोल रहे तुम। वापस स्टार्ट हो गया क्या? थोड़ा सा देर देना पड़ेगा। कोई दिक्कत नहीं। बैटरी प्रॉब्लम आ गई थी, ठीक है ना, तो थोड़ा सा कुछ टाइम के लिए वो ब्लैक ब्लैक हो जाएगा बोर्ड। क्लास को ऑफ मत करना, ठीक है ना, आगे पढ़ते रहना। मैंने क्या बताया था? स्वयुग्मन। स्वयुग्मन का मतलब क्या है कि जब एक पादप के पुष्प के परागकण उसी पुष्प की वर्तिकाग्र पर गिर जाए तो उसे हम क्या बोलते हैं? स्वयुग्मन कहते हैं। ऐसा किसमें होगा? ड्रोसेरा और जंकस के अंदर ऐसा पाया जाता है। ठीक है, आवाज बराबर आ रही है, ठीक है। फिर दूसरा पढ़ रहे हैं हम, सजातीय स्वपरागण की क्रिया पढ़ रहे हैं, ठीक है। अब सजातीय स्वपरागण तो बहुत ही सिंपल है, इसमें तो कुछ करना ही नहीं है हमें। इसमें क्या है कि जब एक पादप, ध्यान से सुनो, जब एक पादप के पुष्प, ये एक पादप का पुष्प है, ठीक है, जब एक पादप के पुष्प के परागकण, दोबारा बनाता हूं जो अच्छे से समझ में आ जाएगा। जब एक पादप, ठीक है, के पुष्प के परागकण, ठीक है, उसी पादप के अन्य पुष्प, ये उसी पादप के अन्य पुष्प की वर्तिकाग्र पर पहुंच जाते हैं तो इस क्रिया को हम क्या बोलते हैं? सजातीय स्वपरागण की क्रिया कहते हैं। आ गई होगी बात समझ में? ध्यान से देखो, जब एक पादप के, जब एक पादप के पुष्प के परागकण उसी पादप के अन्य पुष्प की वर्तिकाग्र पर पहुंच जाते हैं तो, पहुंच जाते हैं तो इसे सजातीय स्वपरागण कहते हैं। इसे क्या बोलते हैं? सजातीय स्वपरागण की क्रिया कहते हैं। एग्जाम्पल क्या लिखोगे? लिख दो, सभी द्विलिंगी पादप, या फिर क्या लिखोगे? गुड़हल। गुड़हल भी द्विलिंगी होता है। आम, अमरूद, कुछ भी लिख दो, सब द्विलिंगी है। सजातीय स्वपरागण तो आ गए आप लोगों के बात समझ में? ये क्या है? ये क्या पढ़ा हमने? परागण किसे कहते हैं, परागण कितने प्रकार के होते हैं? परागण दो प्रकार के थे, स्वपरागण, परपरागण। स्वपरागण किसे कहते हैं? स्वपरागण के प्रकार, ठीक है। ये आप लोगों के सामने स्वपरागण, छोटा सा टॉपिक था, वो कंप्लीट हुआ, अभी पूरा नहीं हुआ है। स्वपरागण के अंदर अब ऐसी, मतलब पादप में ऐसी क्या क्या विशेषताएं होनी चाहिए कि उनमें स्वपरागण की क्रिया ही हो, ठीक है। अब ये हम समझने वाले हैं। तो अगला टॉपिक पढ़ेंगे हम, स्वपरागण हेतु अनुकूलताएं।
क्या पढ़ेंगे अब हम? स्व परागण हेतु अनुकूलनताएं। स्वपरागण हेतु अनुकूल मतलब पादप में क्या क्या विशेषताएं होनी चाहिए कि पादप में स्वपरागणी हो। अब कौन कौन सी विशेषता होनी चाहिए? पहली विशेषता तो क्या होनी चाहिए? पादप द्विलिंगी या उभयलिंगी होना चाहिए। ठीक है, पादप कैसा होना चाहिए? द्विलिंगी पादप या फिर पुष्प। पादप तो होना ही चाहिए और पुष्प भी कैसा होना चाहिए? द्विलिंगी या उभयलिंगी होना चाहिए। ठीक है, इसमें एग्जाम्पल क्या लिखोगे? द्विलिंगी या उभयलिंगी गुड़हल, या फिर क्या लिख दोगे? वही जो भी लिखा था हमने, सभी द्विलिंगी पादप इसमें आएंगे। ठीक है, अब स्वपरागण हेतु अनुकूलनताएं पढ़ रहे हैं तो पहली विशेषता क्या होनी चाहिए? स्वपरागण हेतु पुष्प में पुष्प कैसा होना चाहिए? द्विलिंगी होना चाहिए। ठीक है, स्वपरागण हेतु पुष्प कैसा होगा? द्विलिंगी होता है। बहुत मिस्टेक कर रहा है, बहुत मिस्टेक कर रहा है आज ये। वो नहीं कर दिया फोन तो कर दिया था मैंने। फिर कितना टाइम हो गया उसको वीडियो को? 5 मिनट का। तब तो ये नहीं, अब तो चले गए। इधर से अब तो नहीं होगा नहीं। देखो बहुत मिस्टेक करता है, टेक्निकल प्रॉब्लम है, इसमें मैं कुछ भी नहीं कर सकता। ठीक है ना, कल भी आई दी थी, बार बार में नेटवर्क रुक रहे थे, बार बार में वीडियो बंद हो रहा था, तो अपन ने क्वेश्चन क्वेश्चन करके ही रह गए थे। आज भी 2 बार तो प्रॉब्लम आ चुकी है। अब कोशिश करते हैं कि अब नहीं आएगी। कह गया है बालक भाई नहीं आएगी, लेकिन ध्यान देखते हैं हम। अब देखो आप लोग, अब पादप कैसा हो, पुष्प कैसा होना चाहिए? द्विलिंगी या उभयलिंगी होना चाहिए। अब द्विलिंगी या उभयलिंगी का मतलब क्या बताया मैंने? अभी आप लोगों को बताया कि ये तो है पादप। ठीक है, इस पादप में ये क्या है? ये पुष्प है, ये स्त्री केसर है और ये पुंकेसर है। दिखाई दे रहा है अब आप लोगों को? तो अब सपोज करो कि इस पादप में क्या हो, इस पादप में क्या नहीं हो? या तो स्त्री केसर नहीं हो, ये स्त्री केसर मैंने साफ कर दिया, स्त्री केसर नहीं है। अभी ये एक लिंगी ही पादप है अब। ठीक है, पुंकेसर पाया जा रहा है तो एक लिंगी हो गया अब ये। अब जब ये एक लिंगी है तो क्या इसमें स्वपरागण हो सकता है क्या? कभी भी नहीं हो सकता। ठीक है ना, क्योंकि इसके परागकण कहां गिरेंगे? यहां तो वर्तिकाग्र नहीं है ही नहीं, तो कहां गिरेंगे? दूसरे किसी पुष्प पर गिरेंगे जाके। लेकिन इसी की प्रजाति का होना चाहिए पुष्प भी, ऐसा नहीं गुलाब चमेली पे जाके गिर जाए, ऐसा नहीं होगा। ठीक है, अब ये क्या होगा? अब इसमें कभी भी स्वपरागण की क्रिया नहीं हो सकती, तो इसलिए पहला जो मेन जो कैरेक्टर है इसका क्या होना चाहिए? पुष्प में पुष्प एक द्विलिंगी होना चाहिए। द्विलिंगी होगा तभी इसमें स्वपरागण की क्रिया होगी। तो पहला पॉइंट समझ में आ गया होगा। उदाहरण लिख दिए गुड़हल। दूसरा इसके अंदर क्या होना चाहिए? समकाल परिपक्वता का लक्षण पाया जाना चाहिए। ये तो सिंघाड़े का है।
सिंघाड़ा, मिराबिलिस जलापा, हिबिस्कस रोजासाइनेंसिस, कैथारेंथस रोजियस, कैथारेंथस रोजियस। इसमें क्या क्या नाम है? एक तो कैथारेंथस रोजियस, कैथेरेंथस रोजियस, कैथेरेंथस रोजियस सदाफुली, इसके ये एग्जाम्पल है। ठीक है, कैथेरेंथस रोजियस और ये सदाफुली। अब हम इसको समझते हैं ये क्या है, समकाल परिपक्वता। द्विलिंगी का तो एग्जाम्पल ये था, और समकाल परिपक्वता में जो एग्जाम्पल लिखोगे वो मिराबिलिस जलापा है, और क्या है, कैथेरेंथस रोजियस सदाफुली का नाम होता है ये। अब समकाल परिपक्वता का मतलब क्या है, इसको समझते हैं अब हम। समकाल परिपक्वता का मतलब है कि इस पादप का जो ये द्विलिंगी पुष्प है, ये रहा द्विलिंगी पुष्प, ठीक है। तो समकाल परिपक्वता का मतलब है कि इसमें जो पुंकेसर और जो स्त्री केसर है वो दोनों एक ही समय परिपक्व होना चाहिए। जब दोनों एक समय परिपक्व होंगे तो ही उनमें निषेचन की क्रिया होगी। ठीक है, ऐसा नहीं होगा कि स्त्री केसर पहले परिपक्व हो जाए या पुंकेसर बाद में परिपक्व हो जाए, वो अलग कंडीशन आती है। ठीक है, लेकिन यहां पर स्वपरागण के लिए जो विशेषता है वो क्या विशेषता है कि जो द्विलिंगी पुष्प है उसमें कौन सा लक्षण होना चाहिए, समकाल परिपक्वता का लक्षण उसमें पाया जाना चाहिए। मतलब स्त्री केसर और पुंकेसर दोनों ही क्या हो, एक ही समय परिपक्व होना चाहिए। जब दोनों एक समय परिपक्व होंगे तो दोनों में नर युग्मक और मादा युग्मक एक समय बनेंगे और उनमें निषेचन की क्रिया आसानी से हो जाएगी। आप लोग इसमें बहुत सारे एग्जाम्पल ले सकते हैं हम। जैसे उदाहरण से देखते हैं, जैसे कोई एक छोटा बच्चा है, ठीक है, छोटा बच्चा नर है, और एक जैसे छोटा बच्चा 5-7 साल का है, ठीक है, और बड़ी महिला 20-22 साल की है। ठीक है, अब इनमें नर युग्मक, इसमें जो नर युग्मक है वो तो शुक्राणु किसमें बनेंगे, बच्चे में बनेंगे, और मादा युग्मक जो अंडाणु है वो महिला में बनेंगे। अब महिला तो अंडाणु उत्पन्न करने के लिए वो तो परिपक्व है, उसमें तो अंडाणु बन रहे हैं, तो उसमें तो क्या होगा, आसानी से प्रजनन क्रिया होगी। लेकिन जो शिशु है अभी उसमें शुक्राणु का निर्माण होना प्रारंभ ही नहीं हुआ है, अभी वो पूर्ण रूप से परिपक्व ही नहीं है, तो उसमें क्या है, शुक्राणु नहीं बनेंगे तो प्रजनन क्रिया नहीं कर पाएगा। तो ऐसा ही क्या है, ऐसा ही यहां पर भी है। इसमें क्या है कि दोनों नर युग्मक और मादा युग्मक दोनों एक समय परिपक्व होंगे तो ही इनमें स्वपरागण होगा। मान लो ये तो परिपक्व नहीं है स्त्री केसर, और परागकण क्या है, परिपक्व है, तो परागकण इसके ऊपर आकर गिर भी गए तब भी क्या होगा, निषेचन की क्रिया नहीं होगी, मतलब स्वपरागण नहीं होगा। तो अगला लक्षण क्या है इसमें कि ये समकाल परिपक्वता का लक्षण पाया जाना चाहिए। आ गई बात समझ में। फिर अगला इंपॉर्टेंट, ये क्वेश्चन पूछा जा चुका है, अनुन्मील्यता का लक्षण पाया जाता है। ठीक है, इसमें ये कुछ पादप के नाम है, कोमेलिना, वायोला, जंकस, ड्रोसेरा और ऑक्जेलिस। ये सब क्या है, पादप है। ठीक है, इसमें हमें मोस्टली कौन सा याद रखना है, कोमेलिना। क्योंकि डायरेक्ट क्वेश्चन में पूछा जा सकता है कि अनुन्मील्यता का लक्षण किस में पाया जाता है, कोमेलिना में पाया जाता है, 1 नंबर में पूछा जा सकता है। अब ये तो हमारे पास 2 नंबर में आया हुआ क्वेश्चन है कि अनुन्मील्यता को समझाइए। अनुन्मील्यता या उन्मील्यता
अनुन्मिल्य नहीं था, क्वेश्चन आया था इसका अपोजिट, उन्मिल्यता किसे कहते हैं। ठीक है, अब जब अनुन्मिल्य समझ में आ जाएगा तो उन्मिल्य अपना यहाँ पे आ जाएगा, क्योंकि इसका जस्ट अपोजिट होता है। ठीक है, अब ध्यान से देखते हैं हम अनुन्मिल्यता क्या होता है। अब देखो, कुछ पादपों में, ये कुछ पादप क्या यही है वो पादप कोमेलिना ये है। इन पादपों की विशेषता क्या होती है, इन पादपों की ये विशेषता है कि ये द्विलिंगी तो हैं, लेकिन इनकी बहुत अच्छी विशेषता ये है कि इनके पुष्प कभी खिलते ही नहीं हैं। अब देखो, ये कोई पुष्प है, ये हमने पुष्प बनाया, ये हमने क्या बनाया, पुष्प बनाया। ये इसके अंदर पुंकेसर, ये इसके अंदर स्त्री केसर। बाहर बना देते तो समझ जाते आप लोग खिला हुआ है या खुला हुआ है, ये खिलते नहीं है। अब ये क्या है, कभी पुष्प खुलेगा ही नहीं। जैसे सपोज करो कि अब ये मेरे हाथ पुष्प की जैसे हो गई है, ठीक है ना। अब ये इसके अंदर नर युग्मक मादा युग्मक दोनों है। अब जब ये खुलेगा ही नहीं तो नर युग्मक मादा युग्मक दोनों इसके अंदर ही होंगे। अब जब दोनों इसके अंदर ही होंगे तो कौन सा परागण होगा, हमेशा स्वपरागण ही होगा। इस अनुन्मिल्यता या कोमेलिना के पुष्प में कभी भी पर परागण की क्रिया नहीं होती है। ये खुलेगा तभी तो परागण उड़ के बाहर जाएगा और दूसरे पुष्प पर जाके गिरेगा, लेकिन ऐसा होता ही नहीं है, कभी खिलते ही नहीं है, खिलेंगे नहीं। तो इनमें कौन सा लक्षण पाया जाता है, अनुन्मिल्यता का लक्षण पाया जाता है। ठीक है, और जो कोमेलिना है, इस कोमेलिना में दो प्रकार के पुष्प पाए जाते हैं। जैसे ये कोमेलिना है, मैं बना देता हूं इसको, ये कोमेलिना का पादप है। ऊपर की तरफ तो खिले हुए पाए जाएंगे और नीचे की तरफ बंद प्रकार के पुष्प पाए जाते हैं, या हम बोल सकते हैं भूमिगत भाग के अंदर बंद प्रकार के पुष्प पाए जाते हैं। जब बंद होंगे तो कभी खिलेंगे नहीं, और कभी खिलेंगे नहीं तो इनमें कभी परपरागण क्रिया नहीं होगी, हमेशा स्वपरागण की क्रिया ही होगी। तो एक लाइन में समझना ये आप लोग, अनुन्मिल्यता किसे कहते हैं। अनुन्मिल्यता का मतलब है कि ऐसे पुष्प जो कभी भी खिलते नहीं हैं। ठीक है, ऐसे पुष्प लिख देता हूं मैं एक बार, ऐसे पुष्प जो कभी नहीं खिलते हैं, जो कभी नहीं खिलते हैं, उनमें हमेशा, जो कभी नहीं खिलते हैं उनमें हमेशा स्व परागण पाया जाता है। ऐसे पुष्प जो कभी नहीं खिलते उनमें हमेशा स्वपरागण पाया जाता है। ये तो एक लाइन हो गई। और दूसरी लाइन क्या लिखेंगे, ऐसे पुष्प जो कभी नहीं खिलते हैं उनके इस लक्षण को अनुन्मिल्य कहते हैं। ठीक है, किसमें पाया जाएगा, ये कोमेलिना में या वायोला के अंदर पाया जाता है। कोई दिक्कत नहीं है ना। ये आप लोगों के ये टॉपिक कंप्लीट हो गया है। 3 टॉपिक हो गए ना। चौथा पॉइंट इसके अंदर, अब एक पॉइंट ये है कि पहला तो क्या होना चाहिए, पुष्प द्विलिंगी होना चाहिए। दूसरा क्या होना चाहिए, समकाल परिपक्वता होना चाहिए। तीसरा क्या होना चाहिए, अनुन्मिल्यता का लक्षण होना चाहिए। चौथा और कॉमन और इंपॉर्टेंट भी है कि स्व परागण में पुष्प पास पास स्थित होना चाहिए। आगे ना बात समझ में। मान लो ये एक पुष्प एक पादप पर यहाँ आ रहा है और इसी पादप पे बहुत दूर जाके ये कहीं आ रहा है, तो इनमें क्या होगा, स्वपरागण की क्रिया नहीं होगी। ठीक है, आ गई बात समझ में। तो ये स्वपरागण में क्या होना चाहिए, पुष्प भी क्या होना चाहिए, पास पास होना चाहिए। ये दूसरा पुष्प तो यहाँ के यहीं गिर जाए, तो ये स्वपरागण के अनुकूलनता है। इनमें क्या क्वेश्चन आया है वो क्वेश्चन मैं बोर्ड पे लिखता हूं। आंसर तो मैंने ये बता दिया आप लोगों को अनुन्मिल्यता का।
क्वेश्चन है उन्मिल्य परागित या उन्मिल्य परागिण या हम क्या लिख सकते हैं परागित पुष्प से क्या तात्पर्य है। एक क्वेश्चन तो ये है इसमें, उन्मिल्य परागित पुष्प, जो उन्मिल्य या अनुन्मिल्य पुष्प बताया था अभी आप लोगों को, तो उनमें क्या क्वेश्चन पूछा गया था, वो क्वेश्चन तो ये था, ठीक है ना। उन्मिल्य पुष्प से क्या तात्पर्य है, दिखाई दे रहा है सबको, बड़े लिखू क्या, लिखू क्या। दूसरा क्वेश्चन है इसमें, क्या अनुन्मिल्य पुष्प में, क्या अनुन्मिल्य पुष्प में पर परागण की क्रिया हो सकती है, यह क्वेश्चन पूछा गया है, ठीक है। देख लिया क्या क्वेश्चन, देख लिया आप लोगों ने क्वेश्चन, ठीक है। क्वेश्चन क्या है, उन्मिल्य परागण पुष्पों से क्या तात्पर्य है, क्या अनुन्मिल्य पुष्प में पर परागण की क्रिया हो सकती है, ठीक है। अभी मैंने आप लोगों को आंसर भी बताया था, लेकिन एक बार और बता देता हूं मैं, जो पोमेलिना का पादप है, जो कोमेलिना का पादप है, उसमें दो प्रकार के पुष्प पाए जाते हैं, दो प्रकार के पुष्प पाए जाते हैं। ऊपरी भाग में पाए जाने वाले पुष्प खिले, या हम क्या लिखते हैं, खुल जाते हैं, खिले होते हैं, यूं लिखते हैं हम, खिले होते हैं, अर्थात अनावृत होते हैं, ठीक है। अनावृत का मतलब ढके हुए नहीं होते, आवरण नहीं होता उनके ऊपर, अनावृत होते हैं। उन्हें उन्मिल्य पुष्प कहते हैं, उन्हें क्या बोलते हैं हम, उन्मिल्य पुष्प कहते हैं, ठीक है। क्या अनुन्मिल्य पुष्प में पर परागण की क्रिया हो सकती है, नहीं हो सकती, कभी नहीं हो सकती, अभी मैंने आप लोगों को बताया था, नहीं हो सकती, नहीं हो सकती, ठीक है। नहीं हो सकती है, क्यों नहीं हो सकती पर परागण की क्रिया, क्योंकि अनुन्मिल्य पुष्प कभी खिलते ही नहीं है, जब खिलेंगे नहीं तो उनसे परागकण बाहर निकलेंगे नहीं, या कोई दूसरा परागकण उसके अंदर आएगा नहीं, तो उनमें पर परागण क्रिया नहीं होती है। ये क्वेश्चन देख लो आप लोग, ठीक है। अगला टॉपिक पढ़ते हैं हम, स्वपरागण के लाभ। स्वपरागण के क्या क्या लाभ हैं, अब देखो, पहली बात तो ये एक पादप है, ये दूसरा पादप है, दोनों एक ही जाते हैं, समझ लो गुलाब गुलाब के, दोनों गुलाब के पादप है,
ठीक है। अब इस पुष्प के परागकण इसके ऊपर ही गिर जाते हैं, स्वपरागण होता है। ठीक है, और इस पुष्प के परागकण इसके ऊपर जाकर गिरे तो ये क्या होगा, पर परागण, और ये क्या होगा, स्वपरागण। तो अब देखो पहली विशेषता क्या होगी, पहला लाभ क्या हो गया, स्वपरागण के लिए कम पराग कणों की आवश्यकता होती है। मान लो इस परागकोश में 2, 4, 5, 10 ही परागकण बनते हैं। ठीक है, तो वो क्या होंगे, पास में है ये वर्तिकाग्र, तो ये वर्तिकाग्र पास में होने के कारण इस पे आसानी से गिर जाएंगे। सपोज करो कि इसके अंदर 5-10 बन रहे हैं, तो ये 5-10 उड़ते हुए यहां जाएंगे, लेकिन हो सकता है कि रास्ते में कोई कीट इसे खा जाए, कोई पक्षी से खा जाए, या बारिश आ जाए उस समय, या वायु का वेग ज्यादा नहीं हो, बहुत कम हो, या हवा उस समय तेज नहीं चल रही हो, या इसका प्रवाह इधर नहीं हो उधर हो। ठीक है ना, बहुत सारे कारण हो सकते हैं, तो वो वहां तक नहीं पहुंच पाएगा। वहां तक पहुंचने के लिए क्या हो, इसके अंदर बहुत सारे बनने चाहिए। बहुत सारे बनेंगे तो हो सकता है कि भाई 100 बने, 100 में से 99 नीचे गिर गए, एक कोई तो हो सकता है, एक वहां पहुंच जाए। ठीक है, ऐसा हो सकता है। लेकिन स्वपरागण में पहली विशेषता क्या हो गई कि स्वपरागण के लिए पराग कणों की कम आवश्यकता होती है। आगे बात समझ में, कम आवश्यकता होती है, पहली विशेषता तो ये हो गई। ठीक है, अब देखो दूसरी विशेषता क्या है कि जब इस पुष्प के परागकण इसी पुष्प की वर्तिकाग्र पर गिरेंगे, जब इस पुष्प के परागकण इसी पुष्प की वर्तिकाग्र पर गिरेंगे, ठीक है, तो क्या इससे जो फल बनेगा वो इस पादप से भिन्न बनेगा क्या। पादप से भिन्न बनने से मतलब मैं कह रहा हूं कि ये अमरूद का पादप है। ठीक है, इसमें इस अमरूद के पादप में ये छोटे आकार का अमरूद आता है, और ये भी अमरूद का पादप है, और इसमें आता है बड़े आकार का। ये तो है छोटे आकार का, और ये है मीठा। कैसा है ये, मीठा है। और ये है बड़े आकार का, लेकिन ये रहता है खट्टा। ये इसका है और ये इस पादप का है। ठीक है ना, तो इस पादप के परागकण इसके ऊपर ही गिर रहे हैं, तो बनने वाला जो अमरूद का फल होगा वो क्या बड़े आकार का हो जाएगा क्या, नहीं होगा, क्योंकि इसके जीन इसमें तो आ रहे हैं। ठीक है ना, आगे ना बात समझ में, या इसके जो परागकण है वो इसके ऊपर तो गिर रहे, तो ये भी बड़े आकार का होगा और खट्टा रहेगा, ये छोटा होगा और मीठा होगा। तो इसमें क्या है कि विशेषता, अगली विशेषता क्या है कि बनने वाली संतति समयुग्मकी प्रकार की होती है, मतलब समान प्रकार की होती है। कैसी होती है, समयुग्मजी संतति समयुग्मजी प्रकार की होती है। समयुग्मजी मतलब समझ गए ना, समान प्रकार की ही होगी, जैसा पादप वैसी संतति। ठीक है, तीसरा लक्षण, इसमें देखो यहां का परागकण आसानी से यहां गिर जाएगा, लेकिन यहां का उड़ता हुआ वहां जाना हो इसको तो नहीं पहुंच पाएगा, पहुंचेगा पर परागण की क्रिया में, लेकिन बहुत सारे क्या हो सकता है। ठीक है ना, तो इसमें तो क्या है आसानी से निषेचन हो जाता है, लेकिन उसमें निषेचन उसमें भी होगा लेकिन थोड़ी कठिनाई से होगा। तो अगली विशेषता क्या होगी, स्वपरागण में निषेचन की क्रिया निश्चित संभव है। मतलब निषेचन की क्रिया, डायरेक्ट लिख दो, निषेचन की क्रिया आसानी से, निषेचन की क्रिया आसानी से हो जाती है। ठीक है, निषेचन की क्रिया क्या होगा, इसमें आसानी से हो जाती है। अब देखो पर परागण की क्रिया में तो क्या होगा, परागकण को यहां से वहां जाना है। पर परागण में, इसको हटा देते हैं, अच्छा लग रहा बीच में, यहां से वहां जाना है,
तो परागकण यहां से वहां जाएगा तो इस वृत्तिकाग्र को या पुष्प को बड़ा होना चाहिए, ये बड़े आकार का हो, बड़े आकार का होगा तो आसानी से जाके चिपक जाएगा। दूसरी बात, यहां से कोई कीट उसको ले जाएगा तो वो वहां इस पुष्प से उस पुष्प पर क्यों जाएगा? जब वो पुष्प सुंदर और आकर्षक होगा, बड़े आकार का होगा, तभी तो वहां जाएगा। तो अगली विशेषता क्या है इसकी कि स्वपरागण के लिए पुष्प का सुंदर, आकर्षक व बड़े आकार का होना आवश्यक नहीं है। ये पास में जैसे हल्की सी हवा भी चलेगी या पादप कंपन होगा, कंपन से मतलब हल्का सा अगर हवा से हिलेगा तो इसके परागकण इस पे आसानी से गिर जाएंगे। आगे बात समझ में? पुष्प का बड़ा होना, रंगीन होना, आकर्षक होना, मकरंद, मकरंद का मतलब शहद, मकरंद युक्त होना, गंध युक्त होना आवश्यक नहीं है। आगे बात समझ, इसका ये आवश्यक नहीं है कि ये रंगीन कलरफुल हो, ठीक है ना। और इसमें ज्यादा माध्यम की आवश्यकता भी नहीं होती है। स्वपरागण में क्या है, ज्यादा माध्यम की आवश्यकता नहीं होती है। हवा चली, गिर गए, कीट की आवश्यकता नहीं है, जल की आवश्यकता नहीं है, ठीक है, किसी मनुष्य जंतु इनकी आवश्यकता नहीं है, आसानी से गिर जाते हैं, तो ज्यादा माध्यम की आवश्यकता नहीं होती है। दिखाई तो दे रहा है ना ये, हाँ, ज्यादा माध्यम की आवश्यकता नहीं है। और इसमें क्या है कि पादप के अंदर शुद्धता बरकरार रहती है, शुद्धता पाई जाती है। जैसा पादप होगा वैसा का वैसा ही नया फल बन जाएगा, ठीक है ना। अब अशुद्ध कब हो सकता है कि हो सकता है कि इस पादप के परागकण इसके ऊपर जाए, ये तो क्या है, रोग युक्त था और ये स्वस्थ है, ठीक है ना। तो जब इसके जीन इसके ऊपर गिरेंगे तो हो सकता है कि ये भी क्या हो जाए, संक्रमित हो जाए और इससे भी खराब प्रकार के फल आने लग जाए, ठीक है। तो स्वपरागण में क्या है, शुद्धता पाई जाती है। तो ये स्वपरागण के क्या हो गए, सारे लाभ हो गए। अब स्वपरागण की क्या क्या हानियां हैं, लाभ को उल्टा कर दो, हानि अपने आप सामने आ जाती है। जैसे अभी बताता हूं मैं, ऑनलाइन में एक फायदा तो है। क्या फायदा है? जैसे मैंने बोला, ठीक है, एक बार समझा दिया। सपोज किसी को कोई वर्ड समझ में नहीं आया तो वापस रिकॉर्डिंग को पीछे कर लो, टीचर ने क्या बोला आसानी से समझ में आ जाता है, ठीक है। स्वपरागण की हानियां, अब क्या पढ़ने वाले हैं हम, स्वपरागण से क्या क्या हानि है। पहला, नए लक्षण विकसित नहीं होते हैं। अब देखो, ये एक पादप के पुष्प के परागकण इसी पुष्प की वर्तिका पर गिरेंगे तो क्या इसमें नए लक्षण आएंगे? क्या नहीं आएंगे, जैसा पहले था वैसे के वैसे जीन गिर रहे हैं। लेकिन हो सकता है कि पर परागण में क्या होता है, इसके जीन इसके ऊपर आए, यहाँ से इसके जीन इसके ऊपर आए, इसके जीन और इसके जीन मिलकर नए प्रकार की किस्म उत्पन्न कर सकते हैं। तो पहला क्या होगा, नए लक्षण विकसित नहीं होंगे, किसमें, स्वपरागण के अंदर। इसमें क्या होता है, अगला पॉइंट है, प्रतिरोधक क्षमता क्या होती है, कम पाई जाती है। जब एक ही पादप में बार बार, एक ही पादप के पुष्प में बार बार निषेचन की क्रिया होती जाती है, ठीक है ना। एक बार उसी पुष्प के परागकण से हुई, दोबारा उसी से हुई, 3 बार 4 बार, ऐसे अगर बार बार एक ही प्रकार के लक्षण आते जाते हैं तो उसमें क्या होती है, प्रतिरोधक क्षमता धीरे धीरे क्या हो जाती है, पादप की कम होने लगती है। वैसे आप लोगों को साफ साफ बताऊं
जैसे एक मौसम, दूसरा मौसम, तीसरा मौसम, चौथा मौसम, ऐसे जैसे जैसे साल निकलते जाते हैं तो सबको पता है धीरे धीरे क्या होगी, सब जीवों के अंदर प्रतिरोधक क्षमता कम होती चली जाती है। तो इसमें भी क्या होगा, प्रतिरोधक क्षमता कम हो जाती है। ठीक है, अगला पॉइंट, नए लक्षण नहीं पाए जाते और विभिन्नताएं भी नहीं होंगी। विभिन्नता उत्पन्न नहीं होती है। विभिन्नताएं सबको पता है कि नए जीन जब आएंगे नहीं तो विभिन्नताएं उत्पन्न नहीं होंगी। चौथा पॉइंट, उपज भी कम होगी, आयु भी कम होगी। उपज कम होगी व आयु कम होगी। ठीक है, उपज कम होगी और आयु कम होगी, इससे मतलब है कि जब पौधे में बार बार निषेचन की क्रिया, स्वपरागण की क्रिया होती रहती है तो उन पादपों में क्या होती है, उपज भी कम हो जाती है और उनकी आयु भी क्या हो जाती है, धीरे धीरे कम हो जाती है। तो ये स्वपरागण के क्या हैं, हानियां हैं। ये आप लोगों के स्वपरागण टॉपिक कंप्लीट हो गया है। अब हम अगली क्लास में पढ़ेंगे परपरागण की क्रिया। स्वपरागण जैसे जितना लंबा था वैसे ही परपरागण की भी कुछ विधियां हैं, तो वो मैं नेक्स्ट क्लास में बताऊंगा। ठीक है, आज के लिए इतना ही, थैंक यू। ठीक है सर। इन्हें रोक दो।